राष्ट्रवाद हिस्ट्री के पार्ट 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है उदारवादी राष्ट्रवाद। देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद किसको बोलेंगे? उदारवादी जो है एक लैटिन शब्द है। कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द समझते हैं? कोई बता लैटिन शब्द माने कि लेटरिंग करेगी या और बैठल जो बोल दिया वो लैटिन शब्द होगा, ऐसा नहीं है। लैटिन जो है शब्द है जो एक ग्रीक भाषा है। और ग्रीक भाषा कहाँ बोला जाता था? यूनान में। जैसे हम लोग भारत में कैसे है तो कोई पंजाबी भाषा बोल रहा है तो कोई गुजराती बोल रहा है, जैसे हम लोग गया वाले लोग तो मगहिया भाषा बोल देते हैं। उस तरह से जो है यूनान में एक भाषा था ग्रीक। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है लीवर, और लीवर के माने होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। तो उदारवादी जो है राष्ट्रवाद किसको बोलेंगे? उदारवादी लोग को विचार क्या है? बोलता है कि उदारवादी लोग का क्या कहना है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उदारवादी किसको बोलेंगे? तो उदारवादी लोग का कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो किसी पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंद नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को कौन चाहिए? स्वतंत्रता मिलना चाहिए। कौन विचारधारा वाले लोग का कहना? उदारवादी वाले। चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, ऊंच हो, नीच हो, काला हो, गोरा हो, सभी को आजादी मिलना चाहिए, यानी व्यक्तियों की स्वतंत्रता। और उदारवादी लोगों वाला का विचार है कि कानून के जो है समझ समानता पर बल, यानी इसके मन हुआ कि कानून के नजर में सब एक समान हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं हो। कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो। ये किस विचारधारा वाला के है ना ये है? तो उदारवादी विचारधारा कि सभी व्यक्ति में स्वतंत्रता होना चाहिए और कानून के नजर में सब एक समान हो। तो उदार बोलेगा, कोई बोलेगा ना कि उदारवादी क्या है? तो उदारवादी क्या है कि उदारवादी विचारधारा यानी उदारवादी उसको बोलेंगे कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता होना चाहिए सभी व्यक्तियों में, और कानून के नजर में कानून के समझ सब एक समान हो, कानून सबके लिए एक हो। वैसे विचारधारा को हम लोग बोलेंगे उदारवादी। बोलेंगे उदारवादी। बोलेंगे उदारवादी। आता है कि उदारवादी किसको बोलेंगे? तो उदारवादी होता है कि व्यक्ति में स्वतंत्रता होना चाहिए और कानून सबके लिए एक है ना। और देखिए उदारवादी विचारधारा वाले का कहना है कि निरंकुश शासन जो है वो समाप्त करके, निरंकुश माने कि पहले जो राजा होता था जो बोल दिया उसके शब्दों पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, जो वो बोल दिया वही सर्वोपरि है, वही मान है। तो वैसे शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन बोलते हैं। तो निरंकुश शासन समाप्त करके संविधान हो और संविधान के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाए और सरकार बने। जिस देश में संविधान रहेगा उस देश में जो है लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र में कौन वोट देगा? तो जनता। तो जहां पर जनता सरकार जो है बना रहा उसी को हम लोग बोलेंगे लोकतंत्र। तो उदारवादी विचारधारा वाले लोग का कहना है कि जो है संविधान होना चाहिए और संविधान के अनुसार ही प्रतिनिधि चुना चाहिए, यानी जो है कैंडिडेट चुने जाना चाहिए और वही सरकार चलाएगा, यानी लोकतंत्र से सरकार चलेगा। किस विचारधारा वाला के है? उदारवादी। निरंकुश शासन नहीं चाहता है, वो कैसा शासन चाहिए उसको? लोकतंत्र शासन। तो लोकतंत्र शासन में कहा ना कि संविधान होना चाहिए देश में और उसके संविधान के अनुसार ही सरकार बनना चाहिए। और जो है उदारवादी विचारधारा के लोगों का कहना है कि निजी संपत्ति को सुरक्षा किया जाए, निजी संपत्ति को सुरक्षा किया जाए। जो फ्रांस में सामंत व्यवस्था था, सामंती व्यवस्था किसको बोलेंगे? अगले क्लास में भी हम बताए थे कि जो 2-3 जो पूंजीपति वाला लोग होता था, कई क्षेत्रों की जमीन अपने अंडर में कब्जा कर लेता था और उस जमीन को किसानों से करवाता था, किसान मजदूर से करवाता था, मजदूर सारे मेहनत करके जो फसल उपजाता था वो सब जो है सामंत लोग कब्जा कर लेता था, सब सामंतों को जाता था। तो उदारवादी विचारधारा वाले लोगों का कहना है कि नहीं, जो किसी का निजी संपत्ति है, निजी मतलब होता पर्सनल, जो किसी का पर्सनल संपत्ति है उसको सुरक्षा किया जाए, उसको छीन नहीं जा सकता, वो उसी का होगा। तो उदारवादी विचारधारा का कहना है कि निजी संपत्ति को सुरक्षा की जाए और प्रेस की आजादी मिलना चाहिए। कहा होता था पहले कि प्रेस पर सेंसरशिप लग जाता था, यानी प्रेस पर प्रतिबंध लगा रहता था। जो राजा बोलता था वही न्यूज छपता था, और जो राजा के खिलाफ रहता था उस न्यूज को छापने का परमिशन नहीं देता था राजा। अगर जो राजा का भाई होता था उसमें राजा को बड़ाई है तो राजा क्या करता था? बोला न्यूज को छाप दो कि जनता पढ़े तो लगे देखो राजा कितना अच्छा है, राजा ने अच्छे से काम किया जनता के लिए।
तो न्यूज पर प्रतिबंध था, सेंसर माने प्रतिबंध था। तो उदारवादी लोगों का कहना है कि नहीं, प्रेस जो अखबार है, मीडिया है, उसको आज़ादी मिलना चाहिए, कि है ना, जो हकीकत है, जो सच्चाई है वही बात छापना चाहिए, चाहे जनता के खिलाफ हो चाहे राज्य के खिलाफ हो, जो बात वास्तविकता है वो छापना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, प्रेस पर प्रतिबंध था। तो उदारवादी लोगों का कहना है कि जो है प्रेस को आजाद किया जाए ना, आजाद कर दिया जाए। आजाद कर दिया जाए का मैंने कहा झंडा फहराना दिया जाए, आजाद माने उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव और प्रतिबंध न लगा जाए। अब देखिए आर्थिक उदारवादी किसको बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, आर्थिक उदारवादी किसको बोलेंगे। आर्थिक उदारवादी का कहना है कि मुक्त व्यापार के पक्षधर था। मुक्त माने फ्री, मुक्त माने कि व्यापारियों पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ना लगे व्यापार करने में। अगले क्लास में हम बताए थे कि जो है जब कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता था तो उसे जो है शुल्क देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था व्यापारियों को। तो आर्थिक उदारवादी का कहना है कि जो है ना, मुक्त व्यापार के पक्षधर में इन लोग था। इन लोग का यही मतलब हुआ कि व्यापारियों को मुक्त व्यापार किया जाए, उसमें किसी प्रकार का उसका शुल्क टैक्स न लिया जाए, और व्यापार में राजकीय नियंत्रण समाप्त किया जाए। राजकीय नियंत्रण मन हुआ कि अगर जो व्यापार कर रहा है तो उस पर राजा का अधिकार नहीं हो, जो व्यक्ति व्यापार कर रहा उसी का उसका अधिकार हो, ना कि जो है राजा का हो। तो इसी को हम लोग बोलेंगे आर्थिक उदारवादी। आर्थिक उदारवादी के दो ही विचारधारा, एक पहला कि मुक्त व्यापार किया जाए, मुक्त माने फ्री व्यापार, मुक्त माने एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर कोई वस्तु ले जाता है बेचने के लिए, व्यापार हो रहा, तो उसको टैक्स शुल्क वगैरह ना लिया जाए, ये कहना आर्थिक उदारवादी को। और व्यापार में राजकीय नियंत्रण समाप्त किया जाए, इसके माने हुआ व्यापार में जो राजा टैक्स लेता था एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए, वो टैक्स को, उस शुल्क को समाप्त कर दिया जाए, किसी प्रकार का कोई व्यापार में टैक्स नहीं लिया जाए। इसी को देखते हुए का हुआ एक व्यापारियों का एक संघ बना, हाँ, कि जो है व्यापार लोगों से कोई टैक्स वगैरह ना ले, उसको देख रेख करने के लिए व्यापारियों का एक संघ बना, संगठन बना, जिसका नाम है जॉल्वेरायन। क्या नाम है? मैं बोर्ड में पूछा हुआ परीक्षा है कि जॉल्वेरायन का है, तो व्यापारियों का एक संगठन है, हाँ, उस समूह है, वो देखेगा कि व्यापार में किसी प्रकार का कोई टैक्स वगैरह ना ले रहा है, उसके लिए जो है जॉल्वेरायन एक संगठन बना व्यापारियों के लिए। 1834 में परसक द्वारा, किसके द्वारा? परसक द्वारा बनाया गया शुल्क संघ है। शुल्क माने टैक्स, ना शुल्क लग रहा, टैक्स लग रहा। तो 1834 में परसक द्वारा बनाया गया एक शुल्क संघ है। शुल्क माने किसी प्रकार का टैक्स वगैरह न लगेगा, व्यापारियों को आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। जॉल्वेरायन का करेगा, व्यापारियों को आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, यानी किसी प्रकार का टैक्स तो कोई चुप्पे या धोखाधड़ी से नहीं लिया जा रहा, तो उसको टैक्स के जो है नहीं करेगा, रक्षा करेगा, व्यापारियों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा, व्यापार के लिए मुक्त वातावरण, यानी एकदम फ्री में व्यापार करना है, किसी प्रकार का कोई जो है शुल्क न लगेगा। कौन? जॉल्वेरायन। फिर से समझिए, व्यापारियों के देख रेख करने के लिए, व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए, व्यापार में किसी प्रकार का टैक्स ना लगे, उसके लिए एक संगठन बना, उसका नाम है जॉल्वेरायन। और जॉल्वेरायन संगठन बना 1834 में, परसक द्वारा बना गया। परसा एक जो है देश है, बाद में बहुत से संगठन में टूट जाएगा। जो शुल्क संघ है, कौन संघ है? शुल्क। शुल्क माने फ्री संघ। इसका काम है व्यापारियों को आर्थिक हितों की रक्षा करना, व्यापारियों को जो पैसा है उसको आर्थिक हितों की रक्षा करना, उसको टैक्स ना लो, और व्यापार में मुक्त वातावरण। फिर जो है अब जब पूरे यूरोप में नेपोलियन को दबदबा आ गया, तो नेपोलियन को जो है कैसे हराया जाए। नेपोलियन जो है पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद चाहता जरूर था, लेकिन वो राष्ट्रवाद जो है युद्ध के द्वारा लाना नहीं, युद्ध में बहुत से लोगों को जान लिया, तो पूरे यूरोप में नेपोलियन का दबदबा है। तो नेपोलियन को कैसे हराया जाए, उसके लिए वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन के सेना था ड्यूक वेलिंगटन, और जो है यूरोपीय सेना यानी यूरोप एक तरफ था, और नेपोलियन यानी फ्रांस की सेना एक तरफ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, तो पहले नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बना 1804 में,
फिर पूरे यूरोप में उसका दबदबा हो गया। तो यूरोप के लोग चाहता था कि हमको पुरानी ही व्यवस्था लाया जाए, उसके लिए नेपोलियन को हराने के लिए एक जो है प्लानिंग के साथ नेपोलियन को हराया गया। उस प्लानिंग का जो है किया गया, उसका नाम है कौन युद्ध? वाटरलू युद्ध। उसमें नेपोलियन का सेना था ड्यूक वेलिंगटन और यूरोपीय सेना था मार्शल ब्लूचर। में क्या होगा, एक जो है वाटरलू युद्ध, एक जगह का नाम है वाटरलू। वाटरलू कहाँ है? तो बेल्जियम में 18 जून 1815 को 18 जून जो है 1815 को नेपोलियन की सेना और यूरोपीय सेना में जो है ना, वाटरलू जो बेल्जियम में है वहां एक युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुआ, जिसमें नेपोलियन की हार हो गया। और युद्ध का जो कारण था कि नेपोलियन ने यूरोप के बड़े हिस्से में जीतकर फ्रांस के अधीन यानी फ्रांस के कब्जा में कर लिया था। युद्ध जो वाटरलू की युद्ध हुआ तो उसका मेन कारण था नेपोलियन ने क्या किया कि यूरोप के बहुत सा जो है क्षेत्रों को, बड़े बड़े क्षेत्रों को जीतकर फ्रांस में मिला लिया और दिन ब दिन जो है उसका दबदबा बढ़ रहा था। तो उसी के रोकने के लिए एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है वाटरलू की युद्ध 18 जून 1815 को। और वाटरलू कहाँ है? तो बेल्जियम में। इसमें वाटरलू की युद्ध में किसका हाल हुआ? नेपोलियन का हाल हुआ। और वाटरलू की युद्ध के बाद जो है एक पुरातन व्यवस्था संधि होगा, ठीक है, एक वियना संधि होगा। कौन संधि होगा? वियना। अगले क्लास में हम लोग वियना संधि देखेंगे जो 1815 में होगा। ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, वियना संधि। अगले बार देखे थे वाटरलू की युद्ध हुआ था और वाटरलू की युद्ध में नेपोलियन के हार हो गया था। तो नेपोलियन का हार हो गया था तो उसके लिए एक संधि कराया गया, उस संधि का नाम है क्या गया? वियना संधि। वियना संधि जो है 1815 में हुआ और कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है एक वियना संधि हुआ, जिसका मेजबानी कहने का मतलब है कि किसके नेतृत्व में जो है वियना संधि हुआ। तो है ना, उस समय ऑस्ट्रिया के जो है चांसलर जो था कौन था? मेटरनिक था। यानी ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री होता है उस समय ऑस्ट्रिया के जो है प्रधानमंत्री कौन था? मेटरनिक था। इसी के देख रेख में वियना संधि हुआ। अब वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया का राजधानी है। अब वियना संधि का हुआ 1815 में। उस संधि में जो है यूरोप के बड़े बड़े शक्तियां ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब वियना संधि में शामिल हुआ। और इस संधि में यानी वियना संधि में कौन सी बात हुआ कि नेपोलियन के द्वारा यूरोपीय राजनीति में जो नेपोलियन ने बदलाव ला दिया था, नेपोलियन ने यूरोप की राजनीति व्यवस्था में एकदम चेंजिंग ला दिया था। राष्ट्रवाद लाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध करवा करके राष्ट्रवाद लाया, जिससे बहुत सारे लोगों को जान ही गया। तो नेपोलियन ने जो यूरोप की राजनीति व्यवस्था में जो बदलाव लाया उसको समाप्त करना और पुराना जो है व्यवस्था फिर से स्थापना करना, यानी जैसे पहले चल रहा था यूरोप में पुरानी व्यवस्था, शासन व्यवस्था, उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास किया गया। कौन संधि में? वियना संधि में। देखिए वियना संधि में कौन कौन से निर्णय लिया गया। जैसे वियना संधि हुआ तो कौन कौन से बात पर जो है निर्णय लिया गया, कौन कौन से बात पर डिसीजन हुआ, कौन कौन से बात पर फैसला हुआ। तो नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र, जितना नेपोलियन ने जो है जिस के फ्रांस को विस्तारित किया था, नेपोलियन ने जिस पर कब्जा किया था उस सबको वापस लौटा दिया जाए, ये फैसला लिया गया वियना संधि में। फिर जो है वियना संधि में जो है नहीं नीदरलैंड और बेल्जियम का विलय किया गया, यानी नीदरलैंड और बेल्जियम को है एक करके, दोनों को मिला करके ऐसे बना दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना गया। नीदरलैंड और बेल्जियम को आपस में जो है विलय करके यानी दोनों को मिला करके बना दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। फिर जो है फ्रांस के चारों तरफ जो है नए राज्यों का घेराव हुआ, यानी फ्रांस के घेराबंदी हुआ कि और वो आगे अब विस्तारित नहीं करे, क्योंकि फ्रांस ने कहा किया था कि जो है नेपोलियन के शक्ति ने कहा किया था फ्रांस को बढ़ा दिया था, इसलिए फ्रांस को घेराबंदी किया गया कि अब आगे वो इससे नहीं बढ़े। और उसकी सेनाओं को भी कम किया गया, फ्रांस की सेनाओं को भी कम किया गया, क्योंकि उसके पास सेना बहुत ज्यादा था। अगर सेना ज्यादा रहता तो फिर युद्ध करवा के फिर और फ्रांस को बढ़ा देता। फ्रांस के चारों तरफ घेराबंदी किया गया, जिस तरह से जो है किसी का जमीन होता है, कोई जमीन लेता है तो एक जो है दायरा दे देता है या एक पिलर गाड़ देता है, खंभा गाड़ देगा, यहाँ तक जो है फलना क्या है।
उसके अलावा कि जो है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों को पुनः स्थापना करना, यानी नेपोलियन ने जिस जिस राजा को हराया था उस राजा को फिर से शासन व्यवस्था में लाने का प्रयास किया गया। कौन संधि में? तो वियना संधि में। यानी नेपोलियन ने जिस जिस राजा को हराया था, जैसे फ्रांस के उस समय जो है जब फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में, फ्रांस की क्रांति जब 1789 में था उस समय वहां का राजा था लुई सोलमा। लुई सोलमा को 1793 में फांसी दे दिया गया। फांसी दे दिया फांसी। तो उसी के राजवंश यानी है ना, इसी का परिवार यानी लुई सोलमा का जो है ना परिवार था, उसी का जो है कौन है? लुई 18वां को राजा बनाया गया। तो नेपोलियन जिस राजा को हराया था उसको फिर उस व्यवस्था शासन को फिर से लाने का प्रयास किया गया वियना संधि में। उसके बाद जो है रूस को पोलैंड का भाग दे दिया गया। रूस को पोलैंड का भाग है। अब ये पोलैंड देश है, उस समय पोलैंड जो है सोवियत संघ का एक अंग था, क्योंकि सोवियत संघ में लगभग 15 गणराज्य था, छोटे छोटे देशों था। उसके अलावा इटली पर प्रभाव रखने के लिए मेटरनिक ने इटली पर नजर रखने के लिए कि इटली फिर से न जो है फ्रांस के जैसा जो है फिर से नहीं पुराना व्यवस्था फिर से नहीं आ जाए उस पर जो है, इसलिए इटली को नजर रखने के लिए मेटरनिक ने इटली को कई छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया।